हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे एचटेट के जो प्रीवियस पेपर हैं उनसे हम हरियाणा जी के कवर कर रहे थे। मैंने 2018 तक के पेपर्स को आपको करवा दिया है। अभी 2018 के 2 पेपर बचे हुए हैं। पीआरटी का मैंने करवा दिया है, सॉरी पीजीटी का। पीआरटी का और टीजीटी का आज करेंगे और 2019 के भी 2 पेपर करेंगे हम, पीआरटी का और टीजीटी का। एक पेपर 2019 का बच जाएगा, फिर हम अगली वीडियो में करेंगे। तो चलिए, आज लगभग 4 क्वेश्चन पेपर्स की जो हरियाणा जीके इसको कवर करेंगे, लगभग 40 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, खिलाड़ी जिसने 2018 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। तो हमें 2018 का नहीं आएगा, भी आएगा 2000 जो एशियाई खेल हुए थे 2023 में, वहाँ से पूछा जाएगा। और यहाँ पर भारत ने कुल 107 मेडल जीते थे, हरियाणा ने उसमें 33 मेडल जीते और 33 में से भी 10 गोल्ड जीते थे और 6 सिल्वर जीते हैं और 17 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ये आपको याद रखना है। और सभी खिलाड़ियों की डिटेल मैंने शॉर्ट्स वीडियो में डाल रखी है, आप शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हैं वहाँ से आपको कवर कर सकते हैं। नहीं तो एक दिन मैं आपको फुल वीडियो बना दूंगी, उनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इसमें 2018 के हिसाब से अगर आपको ये देखना है तो उस टाइम पे बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी साहिबी में समाहित नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसमें दिया हुआ ऑप्शन दोहन, कसावटी, इंदौरी और दशरथी। तो इसमें हमें पता है साहिबी नदी की जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी रहेंगी। दोहन रहेगी जो साहिबी नदी में मिलती है, इंदौरी भी साहिबी नदी में मिलती है और कसावटी भी इसकी सहायक नदी रहेगी। लेकिन जो दशरथी नदी है ये सरस्वती नदी की सहायक नदी है। सरस्वती नदी की ये सहायक नदी रहेगी, आपको याद रखना है। और इसको चोटांग नदी भी बोला जाता है। चोटांग नदी भी कहते हैं किसको? दर्शदती नदी को चोटांग नदी का दूसरा नाम दर्शदती नदी कहा जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्र जिसमें कर्नल जेरार्ड ने 1857 की क्रांतिकारियों के विरुद्ध आक्रमण का नेतृत्व किया। तो यहाँ पर पूछा है कि जो कर्नल जेरार्ड था उन्होंने 1857 की क्रांति में आक्रमण का नेतृत्व कहाँ से किया? पानीपत से, रोहतक से, मेवात से या नारनौल से? तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने नेतृत्व किया था नारनौल से। और नारनौल में भी जो राव तुलाराम की जो सेना थी वो इसके विरुद्ध लड़ी थी, इसके आक्रमण के विरुद्ध लड़ी थी। और वो जगह का नाम था नसीबपुर, जिसको नसीबपुर की लड़ाई बोला जाता है। और नसीबपुर की लड़ाई में जो राव तुलाराम की सेना के जो नेतृत्व करता थे और जो नेतृत्व कर रहे थे, जो नेता थे, वो थे राव किशन सिंह। उसमें ये कर्नल जेरार्ड भी शहीद हो गए थे और कर्नल जेरार्ड भी मारे गए थे और जो राव किशन सिंह है वो शहीद हो गए थे। तो नसीबपुर में ये लड़ाई हुई थी और नारनौल में हुई थी। और यहाँ पर राव तुलाराम ने नेतृत्व किया था। रेवाड़ी से हमें पता, वो दूसरी जगह से नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उनकी सेना के जो नेता थे राव किशन सिंह, उन्होंने नेतृत्व किया था इसकी सेना के विरुद्ध, आक्रमण के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई लड़ी, जो कि नसीबपुर की लड़ाई बोली जाती है। और ये नारनौल में हुई थी। और ये आपको बस यही पूछा है कि कहाँ से इन्होंने किसके विरुद्ध आक्रमण किया था, तो नारनौल। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के आधार पर हरियाणा की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के आधार पर हमें पता है, सबसे पहले तो हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर रहेगी 75.55%। और इसमें से मेल फीमेल, यहाँ पे पुरुष का पूछा है तो जो पुरुष की रहेगी वो रहेगी 84.1%। और जो महिला साक्षरता दर रहेगी वो रहेगी 65.9%। ये आपको याद रखना है। ये दो चीज़ें, ये जो फैक्ट की चीज़ें हैं ये आपको ऐसे ही याद रखनी है, याद रखने की चीज़ें हैं। तो इसमें हमें पता है जो कुल अगर पूछी जाए हरियाणा की साक्षरता दर रहेगी 75.55, जिसमें से पुरुष महिलाओं से ज़्यादा साक्षर हैं 84.1% और महिलाएँ हैं 65.9। और अगर भारत की साक्षरता दर पूछ ली जाए तो वो है ओवरऑल 73%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन राज्यों के साथ क्लेसर राष्ट्रीय पार्क अपनी सीमा साझा करता है? तो हमें पता है क्लेसर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? यमुनानगर में, जहाँ से यमुना नदी निकलती है। और यमुनानगर के भी ये बॉर्डर पर है। और बॉर्डर पर यमुनानगर की सीमा जिससे भी लगती हैं उतनी ही सीमाएं क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान बनाता है, जिस भी स्टेट से लगती हैं। तो ये 3 स्टेट से लगता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और इनमें राजस्थान और पंजाब से नहीं लगेगा, ये यूपी से लगता है। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी, 3 स्टेट से यमुनानगर अपनी सीमा साझा करता है। और क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान बॉर्डर पर पड़ने के कारण ये भी 3 स्टेट से इसकी सीमा लगती है। तो ये आपको याद रखना है। तो 3 स्टेट कौन कौन से हो गए? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी। इन 3 स्टेट्स के साथ क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा लगती है। लेकिन यहाँ पे यूपी नहीं दिया तो हम 2 के साथ जाएंगे, 1 और 2। 1 और 2 किस में है? सेकेंड आंसर सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में पूछा है, इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, पंडित नेकीराम शर्मा ने तिलक के होमरूल आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये बिल्कुल सही है, उन्होंने होमरूल
असत्य पूछा यहाँ पे, उन्होंने निभाई थी। होम रूल आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने भिवानी में गांधी जी के एक जनसभा का आयोजन किया, बिल्कुल सही है ये भी। उन्होंने भिवानी से एक साप्ताहिक संदेश, बिल्कुल सही है, कई बार पूछ लिया गया है। संदेश पत्रिका कब प्रकाशित की गई थी? 1930 में, और ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। और ये कहाँ से शुरू की गई थी? ये भिवानी से शुरू की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और नेकीराम का जो जन्म है, पंडित नेकीराम का जन्म हुआ था 1887 को, और 4 सितंबर 1887 को हुआ था। 4 सितंबर 1887 को इसका जन्म हुआ था। और 1917 में इन्होंने ये जो फर्स्ट जो पॉइंट दे रखा है हमारा, होम रूल आंदोलन में भूमिका निभाई 1917 में। फिर 1930 में इनकी पत्रिका आई थी संदेश, और वो कहाँ से प्रकाशित हुई थी? वो हुई थी भिवानी से। भिवानी से आपको याद रखना, ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। और पंडित नेकीराम को हरियाणा क्या कहा जाता है? हरियाणा केसरी बोला जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आ गया है। हरियाणा केसरी के नाम से भी पंडित नेकीराम शर्मा को जाना जाता है। और जब पंडित नेकीराम शर्मा ने ही जब जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसमें भारतीयों के सेना में भाग लेने का विरोध किया था। लेकिन जो गांधी जी है उनके कहने पर जो भारतीय है वो इस प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। तो विरोध कई बार पूछ लिया जाता है, किसने भारतीय सेना का मतलब विरोध किया था प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने से? तो पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था। लेकिन महात्मा गांधी के कहने पर बहुत से हमारे जो सैनिक है वो प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने भाग लिया था। और इनकी मृत्यु 1956 में हुई थी। तो मैंने बहुत सी चीज़ें बता दी आपको। जन्म हुआ 1887 में 4 सितंबर को, मृत्यु 1956 में, और इसकी साप्ताहिक पत्रिका संदेश आई थी 1930 में, और भिवानी से यह प्रकाशित हुई थी। और होम रूल आंदोलन में इन्होंने 1917 में भाग लिया था। और ये जो लास्ट वाला है 1952 से 56 तक वो राज्यसभा के सदस्य, ये गलत है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक विधवा पुत्री के विवाह हेतु 51,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। ऐसी विधवा महिला की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। तो इसमें ये 1 सही है। 51,000 रुपये दिए जाते हैं मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत। 51,000 रुपये दिए जाते हैं। आप गूगल सर्च करेंगे तो इसमें अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। खिलाड़ी हो तो वे, अगर खिलाड़ी महिला है तो उसको अलग राशि दी जाती है, विधवा की पुत्री है उसको अलग राशि दी जाती है, सबकी राशि अलग है। मैं चैनल पे डाल दूंगी शॉर्ट्स में, आप उसको पढ़ लेना। ऐसी विधवा महिला की वार्षिक आय 1,80,000 से कम होनी चाहिए। 1 लाख से कम नहीं, ये फैक्ट गलत है। तो हमारा कौन सा? केवल ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो भावांतर भरपाई योजना जो 31, तो ये योजना जो चली थी 31 दिसंबर 1917 को ये शुरू की गई थी। कई बार इसकी डेट पूछ ली गई है। और अगर 31 दिसंबर नहीं आए तो 1 जनवरी 2018 को ये शुरू की गई थी। शुरू में इसमें कितनी 4 फसलें थी। उसमें 4 फसलें कौन कौन सी थी? आलू, टमाटर, प्याज और फूलगोभी। ये सिर्फ 4 जो वेजिटेबल्स की जो फसलें थी वो थी। गन्ना इसमें नहीं था। अब इसमें लगभग 21 बाद में इसमें 21 फसलें की गई। अब बोला जा रहा है कि इसमें 47 जो फसलें हैं उनको सम्मिलित किया जाएगा। ये आपको याद रखना है, ध्यान देना है। आप एक बार गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं। वर्तमान में बोला जा रहा है कि इसमें 47 फसलों को इंक्लूड किया जाएगा। तो अभी 21 की तो लिस्ट आपको गूगल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसमें ज़्यादातर जो वेजिटेबल्स की फसलें थी पहले, लेकिन अब इसमें और दूसरी जो फसलें हैं उनको भी सम्मिलित किया गया है, जैसे जो दलहन फसलें हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित धूसर मृदुभांड स्थल है? तो ये चित्रित जो मतलब पेंटेड किया हुआ जो मृदुभांड है वो हमें कहाँ से मिला है? वो मिला है भगवानपुरा से। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे पूछा गया है सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कुरुक्षेत्र फॉर वेजिटेबल्स कुरुक्षेत्र, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर्स सिरसा। तो यहाँ पे आपको ये मिलान करना है। तो जो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स वाला रहेगा घरोंडा करनाल में, तो ये इससे हो जाएगा। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर्स वाला हो जाएगा झज्जर में। कहाँ पे? झज्जर में। नेक्स्ट है सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स वाला हो जाएगा सिरसा में। कहाँ पे हो जाएगा? सिरसा में। और बी कीपिंग कहाँ पे होती है? बी कीपिंग हमें पता है कुरुक्षेत्र में होती है। आप इसको देख लेना एक बार। तो एक बार और रिपीट कर देती हूँ। वेजिटेबल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स रहेगा हमारा घरोंडा करनाल में, और एक्सीलेंस फॉर फ्लावर्स वाला रहेगा झज्जर में, और फॉर फ्रूट्स वाला रहेगा सिरसा में। और बी कीपिंग हमें पता है, बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है, अब दूसरा पेपर चल दिया ये हमारा 2018 का जो PRT का है वो करेंगे हम। उसके बाद फिर 2019 के पेपर करेंगे। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हमें पता है। गिद्ध क्या कर देता है? बहुत खैतान जानवर है, पंजा मार देता है, तो ये पिंजौर में है। और कैरू में क्या है?
चिंकारा, चिंकारा कहाँ पर है? कैरू में। और मोरनी, मोरनी में 3 प्रजनन केंद्र हैं, आपको याद रखनी है। मोरनी में 3 प्रजनन केंद्र है, तीतर प्रजनन केंद्र भी, और चिड़िया प्रजनन केंद्र भी, और फिशेंट, और सेंट लगाकर कैसी चाल चलती है? मोरनी जैसी चाल चलती है। तो ये फिशेंट, चिड़िया और तीतर, तीनों प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? मोरनी में है, ये आपको याद रखना है। कैरू में हो गया चिंकारा प्रजनन केंद्र, लेकिन चिंकारा और मोर, मोर और चिंकारा आ जाए तो कहाँ पे करना है? झाबुआ, झाबुआ रेवाड़ी में, और पिंजौर में क्या हो जाएगा हमारा? गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में एशियाई खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये 2018 का बार बार आया हुआ है, लेकिन इसमें अगर इसका आंसर सही हो जाएगा, मनजीत सिंह ने जीता था। आपको मैंने बता दिया, ये 2023 के जो एशियन गेम हुए हैं इसके बाद आपको उसको अच्छे से याद करना है। याद नहीं हो तो 2-4 बार रिवाइज करोगे तो दिमाग में रहेगा, जिसमें पलक गुलिया है, बहुत से खिलाड़ी हैं, नीरज चोपड़ा है। लगभग 33 मेडल आए हैं हरियाणा को, मैंने ऊपर भी बताया आपको, जिनमें से 10 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं, और कितने 17 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो आपको कम से कम गोल्ड वाले 10 तो अच्छे से याद कर लेने हैं, बाकी 6 सिल्वर के हैं, और बाकी सबको एक बार देख लेना है। तो मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाली हुई है इसकी, आप शॉर्ट्स वीडियो से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा का क्षेत्र जो पूर्व मध्यकाल में बढ़ानकों के प्रभाव क्षेत्र के अंतर आता था। बढ़ानको एक संप्रदाय है, क्या है? संप्रदाय है। तो कौन सा क्षेत्र आता था बढ़ानको के अंतर्गत? रेवाड़ी, अंबाला, पानीपत और कुरुक्षेत्र। तो इसमें से आपको बताना है तो कौन सा क्षेत्र आता था? तो ये क्षेत्र आता था रेवाड़ी। कौन सा क्षेत्र आता था? रेवाड़ी आता था, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला मुरलीधर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाला मुरलीधर, इन्होंने अंबाला में वकालत की थी और मुंबई में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। इन्होंने अंबाला में ही वकालत की थी। इनका जो जन्म है वो हुआ था 1848 में हुआ था, और 1886 में ये अंबाला में पहली कांग्रेस की शाखा लेकर आए थे, और 1898 में इनको राय बहादुर की उपाधि मिली थी, और 1919 के जो रोलेट एक्ट है उसके दौरान उन्होंने अपनी जो उपाधि है उसको वापस कर दिया था। और उसके बाद इनकी एक पत्रिका भी है, खैर अंदेश नाम से इनकी पत्रिका भी प्रकाशित हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, तो इसमें कौन सा? इसमें दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, बाही नेता जिसे 10वीं शताब्दी के दौरान देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, तो वो नेता था मोहम्मद जफर। नेक्स्ट है, इन्हें सम्मिलित करना है, IIT कहाँ पे है? IIT, दूसरा है IIM, तीसरा है NID, और चौथा है NIFT। तो ये आपको मिलान करने हैं। हमें पता है IIT कहाँ पे है? सोनीपत में है, तो पहले का सोनीपत से हो जाएगा। IIM रोहतक में है, और बच गया हमारा कौन सा? NID कहाँ पे रहेगा? NID रहेगा हमारा, NID रहेगा कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे रहेगा? कुरुक्षेत्र में। और NIFT ये लगता है फैशन डिजाइनिंग से संबंधित, फैशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है ये रहेगा कहाँ पे? ये रहेगा जो बच गया हमारा पंचकुला में। तो ये NIFT पंचकुला में, NID रहेगा कुरुक्षेत्र में, ये रोहतक में, और IIT कहाँ पे रहेगा? सोनीपत में। तो ये आप आंसर देख लेना, जो भी होगा मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है, झज्जर जिले में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? झज्जर में 2 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, पंचकुला में भी 2 हैं, मैंने आपको बताए थे, खप्परवास और भिंडावास। झज्जर में कौन से हैं? खप्परवास और भिंडावास, 2 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे कम शहरी जनसंख्या है? तो सबसे कम शहरी जनसंख्या मेवात में रहेगी। सबसे ज़्यादा पूछी जाए तो कहाँ पे रहेगी? फरीदाबाद में। फरीदाबाद के बाद गुरुग्राम आ जाएगा, फिर हिसार आ जाएगा। KMP एक्सप्रेस मार्ग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है ये। KMP एक्सप्रेस मार्ग पर 5 नए शहरों का विकास किया जाएगा, दोनों ही कथन इसमें सही है, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। तो KMP जिसको क्या बोलते हैं हम? कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे रहेगा। KM की फुल फॉर्म आ सकती है कई बार, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे रहेगा ये। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं? हरियाणा में इस क्वेश्चन के हिसाब से 93 रहेगी, और वर्तमान में 95 आपको याद रखना। नेक्स्ट है, जिला जिसमें गुजरी महल स्थित है। गुजरी महल कहाँ पे है? हिसार में है, और गुजरी महल हिसार में रहेगा। नेक्स्ट है,
बिल्कुल ही आसान था ये। मुख्यमंत्री के रूप में अवधि के आधार पर हरियाणा के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मुख्यमंत्री जो सबसे लंबे काल तक कौन सा रहा? बंसीलाल, भजनलाल। तो ये अवधि सर्वाधिक अवधि सर्वप्रथम लिखना, सबसे ज़्यादा समय तक रहा, फिर उसके बाद उससे कम। तो यहाँ पर जो भजनलाल है वो सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले हैं, उसके बाद बंसीलाल है, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये लगभग 9 साल रहे हैं। देवीलाल 4 साल रहे हैं, ये लगभग 12 साल, ये 12 साल, दोनों 12 साल रहे हैं लगभग। इनका थोड़ा सा कार्यकाल ज़्यादा है, तो ये आपको याद रखना है। सेम टू सेम दिए हुए हैं, बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट है जिला जो मुख्यतः जुई नहर द्वारा सिंचित किया जाता है। तो जुई नहर हमें पता है कहाँ पे ये सिंचाई करती है? भिवानी में। नेक्स्ट है शनो देवी के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शनो देवी पंजाब विधानसभा की उपाध्यक्ष थी, बिल्कुल सही। जब हरियाणा का गठन हुआ तो उन्हें हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। तो ये दोनों कथन सही है। जब हरियाणा का चुनाव हुआ था उन्हें हरियाणा का अध्यक्ष चुना गया। ये 2 बार डिप्टी उपाध्यक्ष रही पंजाब में विधानसभा में, एक बार 1952 में और एक बार जब हरियाणा बनने वाला था 1962 में। ये आपको याद रखना है। और जब हरियाणा गठन हुआ तो उन्हें हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। और ये पहले अमृतसर से चुनाव लड़ती थी, लेकिन जब हरियाणा के गठन के बाद उन्होंने जगाधरी से चुनाव लड़ा। नेक्स्ट है खैर अंदेश समाचार पत्रिका, मैंने ऊपर बता दिया। खैर अंदेश किसकी है? समाचार पत्र के संपादक कौन थे? समाचार पत्र था वो, पत्रिका नहीं। समाचार पत्र के संपादक कौन रहेंगे? लाला मुरलीधर। और जाट गजट किसकी रहेगी? साप्ताहिक पत्रिका छोटू राम की रहेगी। मैंने छोटू राम के बारे में भी आपको पूरी वीडियो डाली हुई है। छोटू राम से संबंधित सभी क्वेश्चन आंसर करवा दिए, अगर आपने चैनल पे नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईस्टर्न पेरिफेरल वे है कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे भी कहलाता है, बिल्कुल सही है ये। वो KMP वो वेस्टर्न है, ये ईस्टर्न है। कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे भी कहलाता है। इसकी कुल लंबाई 200, ये गलत है कथन। इसकी लंबाई लगभग 135 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है, 200 नहीं है। तो इसका A सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मारकंडा नदी निम्नलिखित में से किसी जिले में नहीं बहती है? तो मारकंडा नदी हमें पता है कहाँ से निकलती है? निकलती हिमाचल प्रदेश से है, लेकिन हरियाणा में ये प्रवेश करती है कालाम नामक स्थान अंबाला से। और अंबाला से ये फिर कुरुक्षेत्र, करनाल और सोनीपत, इन दोनों जगह पर नहीं जाती है ये। तो ये थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ है ये। इसके शायद बोनस अंक मिले होंगे सबको, तो इसमें ये दोनों गलत दे रखे हैं। तो इन दोनों जगह पर या तो इनमें से एक मिलना चाहिए था हमें, तो इन दोनों जगह पर ये नहीं बहती है। हरियाणा का राजकीय वृक्ष बिल्कुल ईजी है। राजकीय वृक्ष कौन सा रहेगा? हरियाणा का जो राजकीय वृक्ष रहेगा पीपल रहेगा, और राजकीय पक्षी तीतर रहेगा। और भारत का राजकीय पक्षी मोर रहेगा। सूरजखंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2018 में कौन सा सहभागी राष्ट्र रहा? तो हमें 2018 का नहीं याद रखना है, अभी 2024 में जो मेला हुआ है उसको याद रखना है। 2024 का मेला कब से कब तक लगा? 2 फरवरी से 18 फरवरी तक लगा, आपको याद रखना है। और ये कौन से नंबर का रहेगा? 37वां नंबर का रहेगा। और इसमें थीम स्टेट पूछा जाए तो गुजरात था आपके बार, और गुजरात इससे पहले भी थीम स्टेट रह चुका है, वो रह चुका है 1997 में। निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? हमें पता है सिरसा का सबसे कम है और सबसे ज़्यादा फरीदाबाद का है। लगभग सिरसा का 303 और फरीदाबाद का 24-42। नेक्स्ट है सोहनानगर प्रसिद्ध है ऐतिहासिक झील के लिए। हमें पता है सोहनानगर गर्म के जल के स्रोत के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ पर रहेगा ये? गुरुग्राम में रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा में कितने प्रशासनिक मंडल है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 6 प्रशासनिक मंडल हैं। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? कृष्ण मृग, जिसको काला तीतर भी बोलते हैं। प्रताप सिंह के अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ विद्रोह किया था? तो प्रताप सिंह ने कहाँ से विद्रोह किया था अंग्रेजों के विरुद्ध? तो इन्होंने किया था जींद से। तो रोहतक से बिसारत अली ने किया था, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बाड़सा में रहेगा। और बाड़सा कहाँ पे है? झज्जर में रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर। तो हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक को बनाया गया है पूरे हरियाणा की, लेकिन जिलों के हिसाब से भी अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, उनको भी आपको याद रखना है। जिलों के हिसाब से सोनीपत से प्रीति रहेगी, सोनीपत से प्रीति को बनाया गया था, किसको? प्रीति। और जो सिरसा से रहेगी सविता पुनिया। सिरसा से किसको बनाया गया है? सविता पुनिया को। तो ये याद रखना है आपको। जिला जो दूसरे स्थानों राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता, हमें पता है 2 जिले जो हरियाणा के हैं जो दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। एक रोहतक रहेगा जो हरियाणा के बीच में रहता है, एक चरखी दादरी। इनकी सीमा किसी भी दूसरे स्टेट से नहीं लगती है। नेक्स्ट है नदी जो हरियाणा था उत्तर प्रदेश के मध्य, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यमुना नदी रहेगी जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीमा बनाती है। नेक्स्ट है हरियाणा का शहर जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो गुरुग्राम भी हिस्सा है। NCR में कौन कौन से आते हैं? गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद तीनों आते हैं, लेकिन हिसार नहीं आता है। कुल 14 जो हमारे ज़िले हैं वो NCR में आते हैं, लेकिन अब इनमें से बहुत से ज़िलों को निकाल दिया गया है। लगभग 5 ज़िलों को निकाला गया है, जिनमें रहेंगे जींद,
जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, भिवानी और चरखी दादरी। जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, भिवानी और चरखी दादरी, ये आपको याद रखने। 5 जिलों को निकाल दिया गया। अब कितने बच गए? 9 जिले एनसीआर में आते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। गुरुग्राम किस प्राचीन गुरु से संबंधित है? हमें पता है गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य से संबंधित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने लगभग 2019 तक के 2 पेपर कवर करवा दिए। अभी 2019 का एक पेपर बच गया पीजीटी का, और फिर हम कल करेंगे 2020 के और 2021 के भी कुछ पेपर करने की कोशिश करेंगे। आज मैंने लगभग 40 क्वेश्चन करवा दिए, कल हम फिर 40 क्वेश्चन करेंगे। लगभग 2023 तक का सब कंप्लीट कर देंगे।